हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास बायोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्रिस्प एंड क्लियर रिवीजन आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस टॉपिक के बारे में। और आज हम देखने वाले हैं बोर्ड के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो ये ना तो नीट के लिए ना तो सीईटी के लिए, बोर्ड्स के लिए आपको बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और बोर्ड्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देने वाले, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये वीडियो आपके लिए। तो पहले हम बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं वहीं पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले है जेनेटिक मटेरियल, जो आपके टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में ही है। हम सबको पता है कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, एक्सेप्ट सम वायरसेस जिनमें क्या होता है आरएनए होता है। लेकिन हम में यानी कि यूकैरियोटिक्स में आरएनए क्या परफॉर्म करता है, एडाप्टर का रोल परफॉर्म करता है, वो कि टीआरएनए हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चरल रोल करता है जो हो गया हमारा आरआरएनए। उसके बाद कैटालिटिक रोल प्ले करता है जो हो गया राइबोजाइम्स, यानी कि जो भी कैटालिटिक फंक्शंस जो है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, जो रिएक्शंस होती है उनमें सारा राइबोजाइम या एंजाइम्स हेल्प करते हैं। उसके बाद डीएनए डिस्कवरी एंड नेचर, हम सबको पता है कि फ्रेडरिक थे जिन्होंने क्या किया था 1869 में डीएनए को डिस्कवर किया था। उन्होंने उसे न्यूक्लियन नाम दिया था। क्यों न्यूक्लियन नाम दिया था? क्योंकि वो क्या था, एसिडिक सब्सटेंस था, उन्हें वो जेनेटिक मटेरियल ये पता नहीं था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि वो लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, उन्होंने उसे का नाम दिया था, न्यूक्लियन नाम दिया था क्योंकि वो न्यूक्लियस में मिल रहा है, ठीक है। ये भी कहा था उन्होंने कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और सम वायरसेस में वो क्या है, मतलब एक्सेप्शन सम वायरसेस का है। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आने वाले, क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, ठीक है। ये आपको 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। हम सबको पता है कि डीएनए की जो लेंथ है वो बेस पेस में हम कैलकुलेट करते हैं और सारे जो स्पीशीज है उनमें क्या होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कि ह्यूमंस का जो भी बेस पेयर का लेंथ है वो क्या है, स्पेसिफिक है, वो आपको किसी और ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलेंगे। तो आपको ये एग्जाम्पल्स करके जाना है क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको शायद पूछा जा सकता है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितना है, 48,502 बेस पेयर्स है। बैक्टीरियोफेज फाइ में कितना है, 5386 है। इकोलाई में कितना है, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स है। ह्यूमन में कितना है, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स है। ये हो गया डिप्लॉयड का। और जो हैप्लॉयड है उसमें क्या है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स ऑफ मतलब बेस पेयर्स हमारी बॉडी में है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं या तो मैच द फॉलोइंग में या आपको 4 मार्क्स में डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना है। तो बेसिक आपको क्या क्या याद रखना है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये तो सबको पता है। और न्यूक्लियोटाइड किन किन चीजों से बना है, नाइट्रोजनस बेस से बना है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। आप देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा शुगर, ठीक है। 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, सॉरी जो बाहर है। तो इस फर्स्ट को कौन अटैच होता है, हमारा बेस अटैच होता है, N2 बेस। और इस 3 को ही या हम इस 5 को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जाके 5 अटैच होगा दूसरे क्या कह सकते हैं कि दूसरे पेंटोज शुगर का, और यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट बॉन्ड प्रिपेयर होगा। तो अगर इतना ही हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड, यानी कि सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और सिर्फ शुगर में अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो आप न्यूक्लियोसाइड कैसे याद रखोगे, इस साइड से, साइड में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसलिए आपका क्या कहोगे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्योंकि ये क्या कर रहा है, वर्टिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। टी, यहाँ पे टी आपको क्या कह सकते हैं, वर्टिकल है। तो हम ये भी एक लॉजिक लगा सकते हैं कि जहाँ पे वर्टिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहाँ पे टी आप लिखेंगे, न्यूक्लियोटाइड लिखेंगे। जहाँ पे साइड में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड लिखेंगे, ठीक है। इतना आप कर लीजिए। आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन न्यूक्लियोसाइड, डिफाइन न्यूक्लियोटाइड, गिव द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड, गिव द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपको अभी ये क्या मजाक लग रहा है, लेकिन मैंने अच्छे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए देखा है। मतलब बाकी का पेपर पूरा लिखा है उन्होंने, लेकिन यहाँ पे वो कंफ्यूज हो गए हैं। और जब उन्हें पूछा जाए तो कहते हैं कि नहीं मैडम तब हम कंफ्यूज हो गए थे। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप कैसे याद रखोगे, जो साइड में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो न्यूक्लियोसाइड, वर्टिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो न्यूक्लियोटाइड टी, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं हमारी बॉडी में, एक तो प्यूरिन्स है, एक तो पिरिमिडिन्स है, ठीक है। प्यूरिन्स है एडेनिन एंड गुआनिन, पिरिमिडिन्स है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल जो किसमें है, आरएनए में है, ठीक है। उसके बाद लिंकेजेस, अगेन यहाँ से क्वेश्चंस आपको कंपलसरी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक तो मैच द फॉलोइंग में आएंगे या आपको 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो हमारा शुगर है, जो N2 बेस है, उसमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आप इतना भी कर लो तो भी बहुत है, ठीक है। आप बस कैसे याद रखोगे, साइड में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हमारे साइड में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसलिए ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। सिर्फ शुगर में और
कह सकते हैं शुगर और फॉस्फेट में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, फॉस्फोईस्टर कहेंगे, और दो न्यूक्लियोटाइड्स में हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, फॉस्फेट इज लिंक टू 5OH ऑफ फॉस्फेट इज लिंक टू 5OH ऑफ शुगर। ठीक है, जगह पे 3OH 5OH। इतना सब कुछ आपको याद रखना। आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लिंकेज से क्वेश्चन आ सकते हैं और न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट, ये बहुत बेसिक है, यानी बेसिक से इन्फॉर्मेशन रखिए। जिनका बेसिक्स भी क्या है, मतलब बेसिक भी कंफर्म नहीं है, वो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको डीएनए आरएनए में आपको पूछा जाए तो शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पे आरएनए में राइबोज होती है, pyrimidine थाइमिन होती है, आरएनए में यूरैसिल होता है। ठीक है, आप कैसे याद रखोगे, डीऑक्सी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो शुगर है, जैसे मेरे को कहा कि ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, एक फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ कार्बन हो गया, यहाँ पे भी OH होता है, यहाँ पे भी OH होता है, लेकिन जो डीएनए में है यहाँ का OH निकल जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। डायरेक्शन हम सबको पता है कि फ्री फॉस्फेट होता है, फ्री OH होता है, और बैकबोन किससे बना है, शुगर और फॉस्फेट से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, बहुत बार इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। प्रपोज कितने किया था, वाटसन एंड क्रिक, मतलब बच्चा बच्चा है, नाम जानता है, कोई नहीं भूलेगा, लेकिन ये साल भूल जाते हैं। 1953 याद रखना ही है, भूलना नहीं है। और किसके बेसिस पे किया था उन्होंने, एक्सरे डिफ्रैक्शन जो किसने दिया था, रोजलिन और विल्किंस ने। इतना भी आप याद रख लो तो बहुत है। फीचर्स आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गिव द फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। आपको घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक वही लिखना है। एक तो डीएनए क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है। एंटी पैरेलल यानी कि एक 5:3 आ जा रहा है तो एक 5:3 आ जा रहा है, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों भी पैरेलल है, तो इनसे क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल कहते हैं। बैकबोन हमेशा शुगर एंड फॉस्फेट से ही बना होता है। बेसिस जॉइंट्स किससे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। हम क्या कहते हैं, बेस पेयर्स। बेस पेयर्स यानी कि अगर एक बॉन्ड में एडेनिन है, एक स्ट्रैंड में एडेनिन, दूसरे स्ट्रैंड में थाइमिन होता है, तो ये दोनों बॉन्डेड किससे होते हैं, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, बेस पेयर्स कहते हैं। ठीक है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से बॉन्ड फॉर्म करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से बॉन्ड फॉर्म करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जो हेलिक्स है, हेलिक्स हमेशा यानी क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। तो पिच यानी कि हम कह सकते हैं कि एक टर्न, जो हम कहते हैं ना कि हमारे डीएनए हो गया, तो डीएनए का एक टर्न हम कह सकते हैं कि पिच, जो कितना होता है 3.4 नैनोमीटर का होता है। और इस पूरे पिच में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, और उसमें हो गया हमारे 10 बेस पेयर्स। तो हम इतना इनको कैलकुलेट करके हम इतना निकाल सकते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड में हम कितना डिफरेंस मिलेगा, कितना डिस्टेंस मिलेगा, वो है 0.34 नैनोमीटर। आपको ये पूछा जा सकता है। आपको सेंट्रल डोगमा भी आ सकता है, सेंट्रल डोगमा से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। याद कैसे रखोगे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जिसमें पी है वो प्रोटीन नहीं बनाता, इतना याद रख लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसमें पी है वो प्रोटीन नहीं बना रहा है, जिसमें पी नहीं है वो प्रोटीन बना रहा है, इतना याद रख लो, बहुत हो गया। ठीक है, कुछ वायरसेस में क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और सबसे क्लासिक एग्जांपल है एचआईवी का। ये बाकी सारी चीजें सेम है, हम उसमें नहीं जा रहे क्योंकि हमें कम टाइम में क्या करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद जो एक हॉट टॉपिक है वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो जो हम ह्यूमंस का डीएनए है वो क्या है, 2.2 मीटर्स का है। हमने कैसे कैलकुलेट किया है, 6.6 × 10⁻⁹ बेस हमारा जो डिप्लॉयड नंबर है, इंटू 0.3 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, जो क्या है डिस्टेंस है बिटवीन 2 बेस पेयर्स, उससे हमें क्या मिला, 2.2 मीटर्स का डीएनए मिला। ठीक है, तो हमें पैकेजिंग, पहले हम हमारे लिखते हैं, फिर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में जाएंगे। ठीक है, हमारा जो पैकेजिंग है वो कैसे होता है, डीएनए होता है हमारा, ये आपको रेड दिख रहा है, डीएनए और हमारे हिस्टोन मिलके क्या करते हैं, न्यूक्लियोसोम प्रिपेयर करते हैं। न्यूक्लियोसोम फिर से क्या होगा, ये हमारा एक न्यूक्लियोसोम हो गया, फिर उससे कनेक्ट होकर और एक न्यूक्लियोसोम हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। फिर वो क्रोमैटिन फाइबर प्रोड्यूस करता है और फिर जाके क्रोमोसोम, जो हमारा क्रोमोसोम ऐसा प्रिपेयर होता है, क्रोमोसोम प्रिपेयर करेगा। ठीक है,
मैं आपको वापस बताती हूँ। हमारा हो गया डीएनए। डीएनए क्या करता है, पहले घूमता है किसके साथ, हिस्टोन ऑक्टेमर, दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो दोनों न्यूक्लियोसोम मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ आके क्या करेंगे, क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन एक साथ आके क्या करेंगे, क्रोमैटिन फाइबर, और जाके क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्रोमोसोम। अगर आपने इतना भी लिख लिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 1 मार्क 2 मार्क के लिए, अगर 3 मार्क्स के लिए तो आपको एक्स्ट्रा क्या क्या लिखना पड़ेगा, ये डायग्राम आपको निकालनी पड़ेगी, कंपलसरी है, पूछा गया हो ना पूछा गया हो। आपको कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। एक तो हिस्टोन ऑक्टेमर कितने हिस्टोन का बना है, 8 हिस्टोन्स का बना है। अगर याद रहे तो H2A, H2, H4, H2B, H1 लिख सकते हैं। अगर H1 यहाँ पे है। अगर नहीं रहा तो आप स्किप कर सकते हैं। हिस्टोन ऑक्टेमर 8 हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है। हिस्टोन रिच किस में है, लाइसिन एंड अर्जिनिन, या फिर अगर आपको ये भी याद ना रहा तो आप ऐसे लिख सकते हो कि बेसिक प्रोटीन्स। अगर आपको स्पेसिफिक लाइसिन अर्जिनिन का नाम याद ना रहा हो तो हिस्टोन ऑक्टेमर मेड अप ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक प्रोटीन्स, इतना आप लिख सकते हो। अबाउट 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियोसोम, यानी कि पर न्यूक्लियोसोम आप कह सकते हो कि 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए होता है। ये लाइन नहीं भूलनी है, ये आपको लाइन कंपलसरी लिखनी है क्योंकि ये बोर्ड्स में देखा जाता है। फिर वो क्या प्रिपेयर करता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कैसे होता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे हमको कहा कि बीड्स ऑन, अगर आप ऐसे पूरा कंटिन्यू करेंगे तो क्या करेगा, ये मोतियों की माला लगेगी, जिससे हम क्या कहते हैं, बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। फर्दर जाके क्या प्रिपेयर करेगा, क्रोमैटिन फाइबर्स, और ये कंडेंस होंगे कब, मेटाफेज में, किसके साथ, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के साथ, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्रोमोसोम। ये लाइन भी लिखनी कंपलसरी है क्योंकि क्रोमोसोम, अगर आपने सेल साइकिल 11th में पढ़ी है तो आपको याद होगा कि जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज में ही, यानी कि जो भी हमारा जो एम फेज है वहीं पे होता है। बाकी के G1, S और G2 फेज में वो सिर्फ और सिर्फ क्रोमैटिन होता है, या बीड्स ऑफ स्ट्रिंग की तरह ही होता है, वो पूरा क्रोमोसोम नहीं होता है। तो ये लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, आपको कंपलसरी लिखनी है, ठीक है। अगर ये 3 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है तो इतना लिखना कंपलसरी है, ठीक है। ये जो हमारी पैकेजिंग है उसमें हम दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक तो यूक्रोमैटिन और एक तो हेटेरोक्रोमैटिन। यूरोक्रोमैटिन हम किसे कह सकते हैं, जो लाइटली स्टैंड है। लाइटली स्टैंड यानी कि जो भी पैकेजिंग है वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, लूज पैकेजिंग है। जो डीएनए, बीच का डीएनए है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये एक हो गया न्यूक्लियोसोम या क्रोमैटिन। फिर यहाँ पे आता है दूसरा, तो बीच में जो डीएनए है वो बहुत खुला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। तो हमेशा ट्रांसक्रिप्शन होगा, हमेशा क्या होगा, आरएनए प्रोड्यूस होगा, उसका ट्रांसलेशन होकर आगे प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। इसलिए वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और हेटेरोक्रोमैटिन डार्क स्टेन किए जाते हैं क्योंकि ये पास में है, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में यहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए एक न्यूक्लियोइड की तरह फॉर्म करता है, और इसे स्टेबलाइज कौन करता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन का नाम नहीं दिया आपको, यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अर्जिनिन लाइसिन यहाँ पे लिख के आते हैं, नहीं, यहाँ पे अब तक वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। ये आपको डायग्राम आ सकती है, इसलिए मैंने ली है। और आई थिंक आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि जगह बहुत कम है। आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया है मैंने, जो महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, पहले ये उसके नाम याद रखने हैं, और ये कितना उसका डायमीटर है। यहाँ पे कितना डायमीटर है, 350 म्यू है, यहाँ पे 30 म्यू है, यहाँ पे 2 म्यू है। इतना आपको याद रखना है, बाकी की चीजें अगर याद रहे तो रख लो, वरना इतनी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ड्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट अगर आपको आ गया, फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स के लिए आ गया या 3 मार्क्स के लिए आ गया, बहुत से बच्चे बहुत कुछ लिख लेते, इतना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर 2 मार्क्स के लिए आ जाए तो आपको क्या क्या लिखना है, और मैं रिविजन भी लूंगी और बताऊंगी आपको कैसे लिखना है। ऑर्गेनिज्म कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। तो आपको हमेशा से अंडरलाइन करना है। एक तो चीज है, मैंने यहाँ पे इसमें लिखा है इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन अगर आप लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इटैलिक्स में नहीं लिख रहे हो तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो ग्रिफ्ट ने किया था, अगेन ईयर याद रखना है, 1928, वो था हमारा 1853। ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी लिया था, उसकी जो एस स्ट्रेन थी वो क्या थी, वायरुलेंट थी, यानी कि वो निमोनिया करती थी। आर स्ट्रेन जो थी क्या थी, नॉन वायरुलेंट थी, ठीक है। तो पहले क्या किया, एस स्ट्रेन क्या किया, इंजेक्ट किया,
माइस डाई हो गया क्योंकि माइस को क्या हो गया, निमोनिया हो गया। आर स्ट्रेन जब उसे इंजेक्ट की तो क्या हुआ, माइस जिंदा रह गया, माइस जिंदा रह गया। जब उन्हें हिट किल्ड एस स्ट्रेन दिया, यानी कि उस जो भी स्ट्रेन है उसे हिट किल किया, तो क्या हो गया, माइस जिंदा रह गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसके जो बाहर की कोटिंग थी वो क्या हो गई, हीट की वजह से निकल गई। जब उन्होंने क्या किया, हीट स्ट्रेन एस मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया और एक जिंदा आर स्ट्रेन को लिया, तब उन्होंने क्या देखा कि माइस डाई हो गई। क्यों डाई हो गई? क्योंकि इस एस स्ट्रेन में जो ऑब्वियसली हीट किल की वजह से उसके सारे कंपोनेंट्स निकल गए हैं और उसका जो डीएनए था वो क्या था, मतलब फ्री कह सकते हैं कि पूरे सॉल्यूशन में आ गया है। और ये जो डीएनए है वो क्या करता है, आर स्ट्रेन ले लेता है और आर स्ट्रेन कन्वर्ट होता है एस स्ट्रेन में, यानी कि आर स्ट्रेन जो अभी पहले वायरुलेंट नहीं था अब वायरुलेंट हो गया है, जिसकी वजह से माइस क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। और आपने इतना भी लिख लिया तो भी बस है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे आप क्या इंटरफेरेंस लगाओगे, इन्फेरेंस आप क्या लगाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो चुका है लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। मतलब ग्रिफ्थ ने कहा था कि कुछ तो ट्रांसफर हो गया है लेकिन डीएनए ही ट्रांसफर हुआ, ये उसकी क्या कह सकते हैं, कन्फर्मेशन वो नहीं दे पाए थे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, अगर आपने इतना भी, मैं आपको इतना भी अपना 2-3 मार्क्स के लिए लिख ले तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एवरी मैकलर ने 1944 में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। किसका किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी कि जो पहले ग्रिफ्थ ने किया था उसी का उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उनका बायोकेमिकल टेस्ट कर लिए। किसके किसके, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के। उन्होंने क्या किया, डीएनए को लिया, आर स्ट्रेन में लिया, माइस क्या हो गई, किल हो गई। यानी कि एस स्ट्रेन का उन्होंने क्या किया, डीएनए किया, आर स्ट्रेन लिया, माइस किल हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि डीएनए एस स्ट्रेन का आर स्ट्रेन में चला गया है। ठीक है, आरएनए लिया, आर स्ट्रेन लिया, माइस जिंदा बच गई। क्यों? क्योंकि आरएनए क्या होता है, नहीं जाता है। प्रोटीन लिया, फिर भी माइस जिंदा बची, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन आरएनए में नहीं जा रहा है। डीएनए यानी कि जो डीएनए को क्या कर रहा है, क्लीव कर रहा है। एज मतलब एंजाइम जो क्लीव कर रहा है यानी काट रहा है। अभी डीएनए को ही काट दिया, यानी कि जो डीएनए जा रहा था आर स्ट्रेन में उसी को क्या कर दिया, काट दिया। उसकी वजह से क्या हो गया, माइस जिंदा बच गया। आरएनए यानी कि जो आरएनए को कट कर रहा है, आरएनए कट कर रहा है लेकिन डीएनए तो जिंदा है ना, मतलब डीएनए तो है ना इंटैक्ट, जिसकी वजह से माइस क्या हो गया, किल हो गया। प्रोटीएज प्रोटीन को क्लीव कर रहा है लेकिन डीएनए क्या है, इंटैक्ट है, वो माइस को क्या करेगा, जाके इन्फेक्ट करेगा। मतलब कह सकते हैं कि आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से माइस क्या हो गया, वापस किल हो गया। तो हम इस पूरे कंक्लूजन लगा सकते हैं कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अगर आप इतना भी लिख लो और नीचे एक्सप्लेनेशन दे दो, बहुत हो गया। आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरियोफेज लिया था। कौन सा बैक्टीरियोफेज लिया था, T2 बैक्टीरियोफेज। उसे उसके डीएनए को क्या था, डीएनए में ऑब्वियसली क्या होता है, फास्फोरस होता है, उसे रेडियो लेबल कर दिया। उसमें जो एक प्रोटीन कोट होता है, मतलब डीएनए के ऊपर जो प्रोटीन कोट होता है उससे क्या पता चला, उसमें उन्होंने क्या किया, सल्फर को कोट किया। या आप कह सकते हो कि ये हो गया उसका प्रोटीन कोट जिसपे लगा है सल्फर, और इसके अंदर है डीएनए जिसपे लगा है फास्फोरस। ऑब्जर्वेशन ने क्या किया कि बैक्टीरिया के अंदर जाता है कौन, P32। बैक्टीरिया के अंदर क्या मिला उन्हें, P32, और आउटसाइड क्या मिला, S मिला। तो आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर कौन गया है, डीएनए गया है, प्रोटीन नहीं गया। आप ये डायग्राम आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ये कैसे पूछा जा सकता है, आपको कह सकते हैं कि पहले क्या हुआ, पहले हो गया इन्फेक्शन, फिर हो गया ब्लेंडिंग, फिर हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन, और फिर हो गया डिटेक्शन, एंड फिर हो गया, ऐसे आपको पूछा जा सकता है कि डिटेक्शन, पहले ब्लेंडिंग होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो। आपको अगर लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज अगर आपको आ गया, नहीं आएगा लेकिन अगर आ गया तो आप ये लिख सकते हो, बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया। ये हो गया जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस एंटर्स इनटू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ इनटू द बैक्टीरिया। Viral genetic material guides the bacterial DNA to synthesize more copies of viruses, and virus come out by lysis of bacteria। इतना भी आप लिख लो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल आप क्या क्या याद रखोगे, एबिलिटी टू रिप्लिकेट ये होना चाहिए, पहले केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू म्यूटेट होना चाहिए, और एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स भी होना चाहिए। इतनी सारी प्रॉपर्टीज जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए, तभी उसे आप क्या कहोगे, जेनेटिक मटेरियल कहोगे। ठीक है, उसके बाद
डीएनए वर्सेस आरएनए आपको ये पूछा जा सकता है। डीएनए मोर स्टेबल होता है, आरएनए लेस स्टेबल होता है। म्यूटेशन डीएनए में स्लो, आरएनए में फास्ट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शनिंग नहीं करता है और आरएनए करता है। रिपेयर इनमें प्रेजेंट है लेकिन आरएनए में एब्सेंट है। अगर आरएनए बन गया तो फॉल्टी प्रोटीन बनेगा, लेकिन आरएनए का हम कह सकते हैं कि रिपेयरिंग नहीं होता है। आरएनए हमेशा इवॉल्व पहले हुआ था, लेकिन डीएनए स्टेबिलिटी के लिए इवॉल्व हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टाल का एक्सपेरिमेंट किसका था? हम कह सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव, जो हम कहते हैं ना कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रिप्लिकेशन है, वो हमें प्रूव करना है। तो वो उन्होंने क्या किया था, 1958 में किया था। 2 आइसोटोप्स लिए थे, N15 के और N14 के, उनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। तो आप देख सकते हो कि पहले क्या मिला था, हाइब्रिड मिला था, फिर उसके बाद हाइब्रिड और लाइट मिला था। कैसे किया था उन्होंने पहले N15 को क्या किया था, इकोलाई में ग्रो किया था, मीडियम में ग्रो किया था। जहाँ पे नाइट्रोजन का 15 है, NH4Cl में ग्रो किया था। तो ऑब्वियसली जिस मीडियम में ग्रो करोगे इकोलाई वही ले लेगा। ठीक है, इकोलाई में भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनस बेसिस है, तो उनके डीएनए में आपको क्या मिलेगा, N15 ही मिलेगा। जब उसे हमने ट्रांसफर किया N14 पे तो हमें क्या मिला, फिर हाइब्रिड मिला। ठीक है, N15 का भी मिला, N14 का भी मिला, तो हमसे क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसे 20 मिनट्स में हमें क्या मिला, हाइब्रिड मिला। फिर हमने क्या किया, उसे 20 मिनट और जाने दिया, तो हमें क्या मिला, ऑब्वियसली हाइब्रिड भी मिला और लाइट भी मिला। तो अगर सिर्फ हाइब्रिड मिलता तो हम क्या कहते हैं कि कंजर्वेटिव है, या सिर्फ N15 मिलता तो हम क्या कहते हैं कि कंजर्वेटिव है। लेकिन थोड़ा सा क्या मिल रहा है, पेरेंट से भी मिल रहा है, थोड़ा सा वो अपना भी लगा रहा है, तो हमसे क्या कह रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा भी रेप्लिकेशन। जैसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं कि रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन बताओ इन इकोलाई, इन ह्यूमंस। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ बेस पेयर्स अपॉन टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है, हमें पता है कि 18 मिनट्स होते हैं और 60 सेकेंड्स होते हैं, ज़्यादातर 18 to 19 मिनट्स लगते हैं इकोलाई को। और कितना उनका ये होता है, बेस पेयर्स 4.6 × 10⁶। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 4260 बेस पेयर्स पर सेकेंड आएगा। ठीक है, इकोलाई में हमारा कहाँ पे होता है रिप्लिकेशन, एस फेज में होता है। एंजाइम कौन होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। मैकेनिज्म्स या स्टेप्स कौन से होते हैं, पहले इनिशिएशन होगा, बिगिंस एट ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ORIC। ठीक है, यहाँ पे ही रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, फिर रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होगा, फिर पॉलीमराइजेशन होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के साथ ही होगा पहले। फिर इससे होगा लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5s to 3 डायरेक्शन में ही क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है। अगर आपने देखा तो ये हमारा डीएनए है, एक है 5s to 3, एक है 3s to 5। तो यहाँ पे जो डीएनए फॉर्म होगा तो यहाँ से क्या होगा, 5s to 3, ये होगा कंटिन्यूस, यहाँ पे होगा 5s to 3, ये हो गया डिसकंटिन्यूस। तो आप कैसे याद रखोगे, ये आप यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये क्या है, कॉमन पॉइंट है जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। तो हमेशा क्या होता है, जो कॉमन पॉइंट की तरफ आ रहा है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, और जिससे दूर भाग रहा है वो क्या होता है, हमेशा डिसकंटिन्यूस होता है। आप याद कैसे रखोगे, जो कॉमन पॉइंट की तरफ आ रहा है, आप देखो यहाँ ऐसे फॉर्म हो रहा है, ये ऐसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे फॉर्म हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूस। अगर ये मतलब उल्टा भाग रहा है तो हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूस। और फिर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को कौन जॉइन करता है, डीएनए लाइगेज। अगर आपने इतना भी लिख लिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आएगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हम सबको पता है कि रूल किसका, कॉम्प्लीमेंट्री का रूल वो फॉलो करता है। सिंथेसाइजेज 1 RNA फ्रॉम द डीएनए, यानी कि एक जो डीएनए है तो एक ही स्ट्रैंड को क्या करेगा, आरएनए फॉर्म करेगा। दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स आरएनए फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली 1 डीएनए स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में फर्क बताइए। रेप्लिकेशन में डीएनए टू डीएनए होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए टू आरएनए होता है। रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड्स में होता है, ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एक स्ट्रैंड में होता है। यहाँ पे डीऑक्सी होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिस होते हैं, यानी कि यहाँ पे सेकेंड में भी OH प्रेजेंट होता है, यहाँ पे OH नहीं होता है। यहाँ पे थाइमिन होता है, पिरिमिडिन, यहाँ पे यूरेसिल होता है। और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड की होता है, आपको गिव रीजन में पूछा जा सकता है।
गिव रीजन में आप ये लिख लो, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज किया जाता है, क्योंकि अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, यानी कि सिर्फ एक प्रोटीन की जरूरत है हमारी बॉडी को, वो एक प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रोटीन्स अगर फॉर्म हो गए तो कंफ्यूजन होगा ना बॉडी में, तो कंफ्यूजन हमें क्या करना है, इलिमिनेट करना है। इसलिए क्या मतलब जो प्रोटीन जब जरूरत है तभी फॉर्म होगा और वही स्ट्रैंड यानी कि वो डीएनए स्ट्रैंड ही उस वक्त टेम्पलेट की तरह काम करेगा। प्रिवेंट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्मेशन, क्योंकि अगर यहाँ से भी फॉर्म हो रहा है यहाँ से भी फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, इन दोनों में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए क्या होगा, सिर्फ एक ही आरएनए फॉर्म होता है। तो आपको गिव रीजन के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहा बोर्ड्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको रिप्लिकेशन से शायद नहीं आने के, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, आपको ये नहीं भूलना है। ठीक है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम कह सकते हैं कि क्या होता है, प्रोमोटर होता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन होता है, फिर टर्मिनेटर होता है, यानी कि प्रोमोटर जहाँ से क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, टर्मिनेटर जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा, बीच में आता है स्ट्रक्चरल जीन। अगर सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल जीन है तो हम क्या कहेंगे, मोनोसिस्टोनिक, जैसे होता है हमारे यूकैरियोट्स में। अगर बहुत स्ट्रक्चरल जीन है तो हमसे क्या कहेंगे, पॉलीसिस्टोनिक, जो होता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, पी याद रखिए, पी और पी, पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स में, मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट्स में, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन को दूसरा नाम भी क्या है, सिस्ट्रॉन। तो अगर सिर्फ एक सिस्ट्रॉन है तो मोनोसिस्टोनिक, बहुत सिस्ट्रॉन है तो पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, अब यूकैरियोट्स में जो मोनोसिस्टोनिक जीन्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक्सॉन्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इंट्रॉन्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक्सॉन्स क्या है, कोडिंग जीन्स है ऑफ डीएनए, यानी कि उससे हमारा प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। प्रेजेंट इन मैच्योर और प्रोसेस्ड एमआरएनए में होता है, प्रोटीन्स में फॉर्म होता है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंट्रॉन्स होते हैं, जो क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है। यह कहाँ पे हेल्प होता है, हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में, यानी कि हमारे इंट्रॉन्स और चिंपैंजी के इंट्रॉन्स सेम है, तो हमारी जो एक लिंक लगानी होती है ना कि हम कहाँ से आए हैं बाय इवोल्यूशन, ये बताने के लिए इंट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये प्रोटीन्स प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये एब्सेंट होते हैं एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए में। ठीक है, क्योंकि स्प्लाइसिंग से इन्हें निकाल दिया जाता है। उसके बाद टर्मिनेशन, जो टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन डीएनए सीक्वेंस कहाँ पे लोकेट होता है, 3 एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, आप ऐसे याद रख सकते हो, 3 एंड। इस स्ट्रक्चरल जीन के हमेशा 3 एंड पे क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। हम ये देखते हैं कोडिंग रीजन क्या है, ये देखते हैं, ये नहीं देखते, ये देखते हैं। ठीक है, 3 end of the structural gene on the coding strand and 5th end of the template strand। एक याद रखो आप, 3 end of coding strand याद रख लो, 5 end of template strand याद रख लो, दोनों भी याद रखने मत जाना, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, और एक मिनट, टर्मिनेटर होगा तो हम क्या कह सकते हैं, एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कह सकते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। आपको क्या क्या याद रखना है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को सिंथेसाइज करता है हमेशा 5:3 डायरेक्शन में। हमेशा जो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड में कोडिंग होगी, जो भी आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए फॉर्म होगा वो हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही होता है, सेम एज डीएनए, क्योंकि डीएनए भी हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही होता है। डीएनए स्ट्रैंड विथ 3:5 पोलरिटी, क्योंकि अगर डीएनए स्ट्रैंड 3:5 है तो ही वो क्या करेगा, 5:3 आरएनए को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये नहीं भूलना है आपको, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी याद रखनी है, हमारे डीएनए की पोलैरिटी याद रखनी है, और कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी आपको याद रखनी है। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड की भी क्या हो जाएगी, सेम एज आर डीएनए हो जाएगी क्या, 5:3, क्योंकि ये हमारा डीएनए है, ये भी हमारा डीएनए है, और ये हमारा क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। तो आप देख सकते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड का, और जो हमारा जो कोडिंग स्ट्रैंड बोल रही हूँ मैं, ये हो गया हमारा आरएनए। ठीक है, तो ये और ये, यानी कि ये होगा हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड में और आरएनए में आप कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, 5:3 डायरेक्शन, कोडिंग स्ट्रैंड की भी होगी 5:3 डायरेक्शन, और जो डीएनए टेम्पलेट है उसकी हो जाएगी 3:5। ये हो गया हमारा टेम्पलेट। तो ये सारी चीजें आपको नहीं भूलनी है। ठीक है, टेम्पलेट है 3:5, डीएनए जो फॉर्म हो, आरएनए जो फॉर्म, डीएनए ही बोल रही हूँ, आरएनए जो फॉर्म हो रहा है वो होगा 5:3, और जो कोडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन है वो है 5:3। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड इज ऑलमोस्ट द सेम सीक्वेंस एज एमआरएनए।
यह चीज आपको नहीं भूलनी, ये आपको नीट में सीईटी में पूछा जा सकता है। और क्या चेंज होते हैं, थाइमिन को चेंज किया जाता है यूरैसिल में इन आरएनए, ठीक है। सम रेगुलेटरी जीन्स में आल्सो पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उसके बाद हम पढ़ेंगे आरएनए बैक्टीरिया में कितने होते हैं या ह्यूमंस में कितने होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, फिर हो गया हमारा ट्रांसफर आरएनए जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है एमआरएनए को फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, एमआरएनए को फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ट्रांसफर करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ब्रिंग्स अमीनो एसिड टू द राइबोस। टीआरएनए को क्या करता है, एमआरएनए को भी पकड़ के लेके जाता है और जो भी एंटीकोडॉन से उन्हें भी लेके चला जाता है। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए जो क्या होता है राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम करते हैं, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो किस पे काम कर रहे हैं, डीएनए पे काम कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो बैक्टीरिया में होता है ओनली वन टाइप होता है, यानी कि जो भी आरएनए बैक्टीरिया में है वहां पे सिर्फ एक ही आपको टाइप का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा जो सारे के सारे काम करता है। क्या करता है वो, एमआरएनए को भी प्रोड्यूस करता है, टीआरएनए को भी प्रोड्यूस करता है और आरएनए को भी प्रोड्यूस करता है और ट्रांसक्रिप्शन को भी इनिशिएट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है। इनिशिएशन क्या होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज फंक्शंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, प्रोमोटर को बाइंड करेगा, जो डीएनए का डबल हेलिक्स है उसे ओपन करेगा, एक्सपोज करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड को, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एज सबस्ट्रेट काम करेगा। जैसे आपने कहा कि ये हो गया हमारा डीएनए, ठीक है, ये हो गया उसका प्रोमोटर रीजन। ये क्या होगा, पहले ओपन डीएनए हेलिक्स हो रही है, एक मिनट, ये डीएनए को हमने क्या किया, ओपन कर दिया, ये आपका प्रोमोटर हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका 5s2 ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 5s2 यहाँ से यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या ऐड होंगे हमारे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन है, सॉरी यूरैसिल आएगा, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे गुआनिन आएगा। तो ऐसे क्या होगा, ऐड होता जाएगा। और पहले कौन एसोसिएट होता है, इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा। ये आपको नहीं भूलना है, आपको पूछा जा सकता है। इतना भी अगर आप लिख लोगे, अगर आपको ये 3-4 मार्क्स में आ गया ट्रांसक्रिप्शन, तो आपने ये यहाँ पे 4 पॉइंट, यहाँ पे 4 आगे लिखने तो बहुत ज्यादा होंगे, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लॉन्गिश में आप क्या क्या लिखोगे, आरएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड्स कंटिन्यूसली, कैसे होगा 5s2 में होगा। और आरएनए पॉलीमरेज वर्क्स इंडिपेंडेंटली, ये आपको लिखना कंपलसरी है। बोर्ड लव्स दिस लाइंस, ठीक है, ऐसी लाइंस बोर्ड को बहुत बड़ी प्यारी होती है, हम ऐसी लाइंस ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनिशिएशन है उससे हमें सिग्मा फैक्टर लगता है, लेकिन इलॉन्गेशन में सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं है, वो निकल जाता है। सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज ही है जो काम कर रहा है, यानी कि सिर्फ सिग्मा फैक्टर जो है वो स्टार्ट करके देता है, बाकी की सारी चीजें कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज करता है। तो ये लाइन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे भूलकर भी मत भूलना, ठीक है। नो एडिशनल फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड, जैसे मैं आपको कहा। फिर अगर हमारा टर्मिनेशन, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, अगेन आरएनए पॉलीमरेज से ही होता है। टर्मिनेशन फैक्टर हो गया रो, ठीक है। टर्मिनेटर एक बार रीच हो गया तो क्या निकल जाएगा, आरएनए एंजाइम बोथ डीएनए से निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आरएनए प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स क्योंकि हमें प्रोसेसिंग भी होता है, तो पहले प्रोसेसिंग होता है वो है स्प्लाइसिंग, यानी कि जो भी हमारे इंट्रॉन्स है उन्हें निकाल दिया जाता है, जो एक्सॉन्स है वो ज्वाइन करके एक फंक्शनल एमआरएनए प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं आपको कहा कि इंट्रॉन्स का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसे समझने के लिए है, और कुछ क्या है कॉम्प्लीमेंट्री रेगुलेटरी है, वो जाके प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करते तो उनकी जरूरत हमें नहीं है। एक्सॉन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स आगे जाके प्रोड्यूस करते हैं, तो इनकी जरूरत है, आर जॉइन टू फॉर्म फंक्शनल एमआरएनए। जैसे मैंने आपको कहा कि ये कहाँ से, मतलब जो एमआरएनए वो कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म में जा रहा है। और साइटोप्लाज्म ऐसा नहीं है कि पूरा नॉन फंक्शनल है, साइटोप्लाज्म में कितने सारे एंजाइम्स है, कितने सारे आयंस है, कितने सारे कह सकते हैं मेटल्स की, मतलब फैक्टर्स वगैरह है। तो इस एमआरएनए को कुछ हो ना जाए, इसलिए उसके 5th एंड पर हम क्या करते हैं, कैपिंग करते हैं बाय मिथिल गुआनिन
और टेलिंग हो गया थर्ड एंड पे। जैसे आपको पता है ना कि कोई डेली केयर, अगर कुछ कांच का सामान हमें डिलीवर करना है तो हम क्या लिखते हैं ना, एक्स्ट्रा केयर, तो ब्रेकेबल आइटम्स वैसे हो गया। मतलब mRNA को फिफ्थ एंड पे भी कैपिंग किया जाता है, थर्ड एंड पे भी पॉली ए टेल लगाई दी जाती है, क्या हो जाएगा, वो खराब नहीं होगा। एक क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है फॉर 3 मार्क्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको आ सकता है, क्यों आ सकता है, आपको बोलेंगे गिव द कंपोनेंट्स ऑफ RNA पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। RNA पॉलीमरेज 1 में क्या होता है, rRNA होता है, 28S होता है, 18S 5.8S होता है। RNA पॉलीमरेज 2 hnRNA यानी कि हेटेरोजेनस RNA हो गया, प्रिकर्सर ऑफ mRNA। RNA पॉलीमरेज 3 क्या करता है, tRNA को प्रोड्यूस करता है, 5S RNA और snRNA को प्रोड्यूस करता है। तो आपको ऐसा भी आ सकता है कि बताओ RNA पॉलीमरेज आगे चल के क्या बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फीचर RNA पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में सिर्फ एक टाइप का होता है, यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स के होते हैं। साइटोप्लाज्म यानी कि कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, यूकैरियोट्स में कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। mRNA प्रोसेसिंग एब्सेंट होती है क्योंकि जरूरत नहीं है, प्रेजेंट है। ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस कोड ट्रांसलेशन होता है। यूकैरियोट्स में सेपरेट चीज है क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड आप कैसे याद रखोगे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड अमीनो एसिड सीक्वेंस का क्या है रिलेशनशिप है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। कंट्रीब्यूशन अगेन ये आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे याद रखोगे। जॉर्ज उन्होंने क्या कहा था, ट्रिपलेट कोडॉन का कंसेप्ट दिया था। हर गोविंद खुराना ने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था यूजिंग सिंथेटिक RNA। फिर निर्बग उन्होंने क्या किया था, जेनेटिक कोड सेल्फ सिस्टम में उन्होंने वापस क्या किया था, यूज करके दिखा था। और फिर उन्होंने क्या किया था, RNA पॉलीमराइजेशन जो एंजाइम होता है वो डिस्कवर किया था। तो ये डिस्कवरी आपको पूछी जा सकती है, MCQ में पूछा जा सकता है, 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो इसे आपको कंपलसरी करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर साइलेंट फीचर्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन होता है, 64 कोडॉन्स होते हैं, अनएग्निशियस होता है यानी कि मतलब सबके लिए अलग अलग होते हैं, डीजनरेट होता है, रीड कंटिन्यूसली यानी कि बीच में गैप्स नहीं होते, यूनिवर्सल होते हैं, स्टार्ट हमेशा UG से होता है, और ड्यूअल फंक्शंस होते हैं। ड्यूअल फंक्शंस जैसे हो गया कि मतलब प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे एनर्जी का भी रोल कर रहे हैं, तो ऐसी सारी चीजें आ जाती है। अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए, इस जेनेटिक कोड में म्यूटेशन हो जाए, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। एक तो पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है यानी कि सिंगल बेस चेंज हो सकता है, यानी कि A का G हो गया, C का G हो गया, फिर U का A हो गया। ऐसे अगर हो गया तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। एग्जाम्पल कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। फ्रेम शिफ्ट यानी कि पूरी की पूरी क्या है, एक DNA है जैसे एक स्किप हो गया, यानी कि आप क्या पढ़ रहे हो, 3 का आप सेट ले रहे हो, लेकिन इसमें से एक क्या हो गया, मिस हो गया, तो जो यहाँ पे था वो क्या हो जाएगा, सेट में आ जाएगा। तो फ्रेम शिफ्ट हो रही है, राइट। फ्रेम या तो आगे जा रही है तो पीछे जा रही है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस, यानी कि अगर एक ऐड हो गया, एक निकल जाए तो क्या होगा, रीडिंग फ्रेम हमारी चेंज हो जाएगी। ये क्या प्रूफ कर रहा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस क्या प्रूफ कर रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जेनेटिक कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट होता है, अगर बीच में का एक निकल जाए तो आगे वाला लिया जाता है, लेकिन 3 का ही सेट होता है और ये कंटिन्यूस है, यानी कि बीच में अगर गैप आ जाए तो जो भी सामने है वो उसे खींच लेता है और कंटिन्यूस वे में ही चला जाता है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। उसके बाद tRNA पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो फ्रांसिस क्रिक ने किया था। क्या करता है, रीड्स कोडॉन, यानी कि एक तरफ वो जैसे हम लोग को कहा ना कि ये हमारा हो गया tRNA। ठीक है, डायग्राम मेरी अच्छी नहीं है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये जो उसकी ये क्या करती है, जो कोडॉन है हमारा उसे रीड कर दे, यहाँ की जो उसकी है वो क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को रीड कर दे। तो हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड को भी रीड कर रहा है और कोडॉन को भी रीड कर रहा है, और दोनों का हम क्या कहते हैं, सोल्यूबल RNA, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में सोल्यूबल होता है। स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोरलीफ मॉडल है। की रीजन कौन से है, एंटीकोडॉन रीजन एक है और
एक्सेप्टर रीजन एक है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड एल भी कहते हैं। और इनिशिएटेड टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन के लिए स्टार्ट करता है। और जो स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन कौन से है, यूएजी, यूजीए एंड यूएए, ये जो हमारे स्टॉप कोडॉन है, इनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं बना है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसलेशन रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा राइबोसोम। इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेलुलर फैक्ट्री है। किस किस से बना है, आरएनए से बना है, प्रोटीन से बना है। प्रोटीन कितने हैं, 80 टाइप्स के प्रोटीन्स है। और इन प्रोटीन्स में क्या है, सॉरी प्रोटीन्स बोल रही हूँ, आरएनए किन चीजों से बना है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, लार्ज सब यूनिट में टीआरएनए बाइंडिंग साइटिंग होती है 2, मतलब ये हो गया आपका लार्ज सब यूनिट, ये हो गया आपका स्मॉल सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट में हमेशा टीआरएनए बाइंड होता है, और जो स्मॉल सब यूनिट है वहां पे हमेशा आपका एमआरएनए बाइंड होता है। और राइबोसोम क्या करता है, राइबोजाइम की तरह काम करता है, जो 23S आरएनए है बैक्टीरिया में। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया एक्ट एज अ राइबोजाइम। तो 23S आरएनए आपको 1 मार्क के लिए, इन 4 मार्क्स और इन 3 मार्क्स और इन 1 मार्क्स आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आ गया हमारा एमआरएनए स्ट्रक्चर। कब फॉर्म होता है, ट्रांसक्रिप्शन में फॉर्म होता है। स्टार्ट को अपना हमेशा यूजी होता है, स्टॉप को अपना हमेशा यूए, यूएजी और यूजीए होता है। ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन यानी कि जो रीजन्स ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं, रीजन जो ट्रांसलेट नहीं होते हैं, वो बिफोर स्टार्ट कोडॉन के बिफोर, मतलब पहले, जैसे हमारा ये हो गया पूरा हमारा एमआरएनए हो गया, स्टार्ट कोडॉन अगर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो इससे पहले जितने भी है वो कहाँ पे आएंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन में आएंगे। यहाँ पे आपके आ गया स्टॉप कोडॉन, इससे आगे आपका क्या कह सकते हैं, राइबोसोम नहीं जाएगा, तो इसके आगे वाले आप क्या कहोगे, यूटीआर। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पहले आएगा हमारा इनिशिएशन, फिर आएगा हमारा एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, फिर आएगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, फिर फॉर्म होगा पेप्टाइड बॉन्ड, फिर होगा चेन एलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन। एंड टर्मिनेशन जब होगा तब रिलीज फैक्टर्स क्या करेंगे, काम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइबोसोम बाइंड्स टू एमआरएनए एट स्टार्ट कोडॉन। तो पहला हो गया हमारा एक्टिवेट इनिशिएशन, रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएटर टीआरएनए। जो एक टीआरएनए होता है जो इस कोडॉन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू द रिकॉग्नेट टीआरएनए, यानी कि जो टीआरएनए लेके आ रहे हैं उनमें एक अमाइनो एसिड यानी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा तो टीआरएनए क्या होगा, निकल जाएगा। जब आपको कहा कि चेन इलोंगेशन हो रही है, पेप्टाइड फॉर्मेशन हो रहा है, तो राइबोसोम मूव्स फ्रॉम वन कोडॉन टू अनदर कोडॉन, जिसे हम चेन इलोंगेशन की तरफ, फिर टर्मिनेशन, यानी कि टर्मिनेशन हो जाएगा जब वो कहाँ पहुंच जाएगा, यूएए, यूएजी और यूजीए के पास। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्टॉप कोडॉन कहेंगे। टर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। रेगुलेशन यानी कि हम रेगुलेट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल यानी कि हम कह सकते हैं कि आरएनए, मतलब कौन सा आरएनए फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा। प्रोसेसिंग लेवल में यानी कि स्प्लाइसिंग हो गया, यानी कि पॉलीएडेनिन कैपिंग हो गया, वो सब आएगा ट्रांसलेशन लेवल पे। ट्रांसलेशन लेवल पे भी क्या होता है, रेगुलेशन होता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, सॉरी ये पहले आना चाहिए था, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए भी रेगुलेशन किया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो रेगुलेशन होता है वो या तो होता है एक्टिवेटर से और रिप्रेसर से, जो कहाँ पे अटैच होते हैं, ऑपरेटर रीजन में अटैच होते हैं। ठीक है, तो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है वो है ओपेरॉन का। ठीक है, ओपेरॉन कंसेप्ट वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जिन्हें कौन रेगुलेट करता है, कॉमन प्रोमोटर रेगुलेट करता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये पूरा आपका क्या है, ओपेरॉन कंसेप्ट है, जहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन है, प्रोमोटर जीन है, ठीक है, ऑपरेटर जीन है, फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन है, जो जाके क्या करेंगे, मतलब पूरा डीएनए को फॉर्म करेंगे। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल जीन है, जो जेड जीन है वो क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को फॉर्म करेगा। जो गैमा जीन है वो क्या करेगा, परमीज को फॉर्म करेगा। अल्फा जीन है वो ट्रांसएसिटाइलेज को फॉर्म करेगा। ये एग्जांपल है लाइक ओपेरॉन का। तो आप ओपेरॉन किसे कहोगे, ग्रुप ऑफ जीन्स कंट्रोल्ड बाय कॉमन प्रोमोटर एंड कॉमन ऑपरेटर। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगी। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे समझाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। ठीक है,
लैक ऑफ यूरोन टीआरपी यूरोन हमारे पास है। लैक ऑफ यूरोन किसने डिस्क्राइब किया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जैकब एंड मोनार्ड ने एक्सप्लेन किया था। लैक ऑफ यूरोन के पास कौन से कंपोनेंट्स है, एक तो प्रमोटर है, जैसे मैंने कहा कि प्रमोटर है, रेगुलेटरी जीन है, ऑपरेटर है और स्ट्रक्चरल जीन भी है। ठीक है, ठीक है। तो जब लैक्टोज होगा, लैक्टोज क्या करता है, इंड्यूसर की तरह काम करता है। इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज एंड प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज हम देखेंगे। ठीक है, जब इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज क्या होगा, लैक्टोज इस रेगुलेटरी जीन को क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, इस लैक्टोज जाके क्या करेगा, रेगुलेटरी जीन को इनएक्टिवेट कर देगा और ये पूरा हम कह सकते हैं कि अल्फा गैमा हमारा जो भी जेड जीन है, गैमा जीन है, अल्फा जीन है, वो काम करना स्टार्ट करेंगे। जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो इस रेगुलेटरी जीन को रोकने के लिए कोई है नहीं, तो वो रिप्रेसर प्रोटीन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से तीनों भी जीन्स क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। और जब ग्लूकोज है, यानी कि आपके पास ऑलरेडी क्या है, आपके पास कह सकते हैं कि हेल्दी खाना है, तो आपकी मम्मी आपको कभी भी मैगी खाने के लिए नहीं कहेगी। ठीक है, अगर घर में कुछ है ही नहीं तो एक बार के लिए बोल देगी कि जाओ मैगी लेके आओ। ठीक है, तो जब अच्छा हेल्दी खाना है तो आप लैक्टोज के लिए क्यों भागोगे, तो तब भी लैक्टोज क्या होगा, काम नहीं करेगा। लैक्टोज है भी तो भी काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसपे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, 1990 में, खत्म हुआ 2003 में। अप्रोक्सीमेट $9 बिलियन खर्चा आया था। ये आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, बोलो कि मैडम क्यों दे रही है, आपको ऐसा भी आ सकता है कि गिव द फॉलोइंग आंसर्स रिलेटेड टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हेन वाज इट स्टार्टेड। क्वेश्चन 2, व्हेन वाज इट कंप्लीटेड। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द कॉस्ट। क्वेश्चन 4, किसने किया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, बोर्ड्स कुछ भी पूछ सकता है, अगर वहां से नहीं आया तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में तो आ ही सकता है। गिव 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचजीपी, गिव 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचजीपी। आइडेंटिफाई ऑल ह्यूमन जीन्स, यानी कि हमारे सारे जितने भी ह्यूमन जीन्स हैं उन सबको क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था, उनका सीक्वेंस लगाना था, उनको डाटाबेस में स्टोर करना था, टूल्स को इम्प्रूव करना था, यानी कि हम और ज़्यादा डाटा क्या कर सके, अच्छे से ले सके, और जो भी है उसे एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज एड्रेस करने थे। यानी कि बहुत से जो क्रोमोसोमल डिजीज होते हैं, मतलब हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं हमारे लोग, कि अंधविश्वास बड़ा होता है कि क्रोमोसोमल जितने भी अगर कोई डिजीज हो रहा हो तो हम कहते हैं ना कि कोई शाप लगा है या कुछ तो हुआ है इसलिए वजह से हुआ है, तो ये सब होता है क्रोमोसोम की वजह से। तो ये जो भी इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज थे उन सबको क्या करना था, मॉनिटर करना था, और ट्रांसफर्स टेक्नोलॉजी टू अदर फील्ड्स। यानी कि अगर एक बार आपको किसी प्लांट का डीएनए मिल जाए, ठीक है, और आपको पता चले कि उसमें ये जीन है जो क्या कर सकता है, प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है, प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ा सकता है। ठीक है, तो फार्मर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये उसके क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। मेथोडोलॉजीज कौन सी यूज की थी उन्होंने, एक तो EST एक्सप्रेशन सीक्वेंस टैग्स और सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, तो इसके लिए आइडेंटिफाई एक्सप्रेस जीन एंड डिटरमाइन जीन फंक्शंस के लिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए हमें जो स्टेप्स लगे थे, ये आपको पूछा जा सकता है, स्टेप्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। पहले हमें क्या करना पड़ा था, डीएनए को आइसोलेट करना था, उसके फ्रेगमेंटेशंस करने थे, उनको वेक्टर्स में हमें क्या करना था, एक तो बैक या बैक में ट्रांसफर करना था। ठीक है, उसके बाद हमें उनका एटोमेशन सीक्वेंसर करना था सैंगर्स मेथड की तरह, फिर उन्हें सीक्वेंस असेंबली में लगाना था और फिर उनका क्रोमोसोम मैपिंग करना था। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स थे, आप ये इतने स्टेप्स लिख लो, बहुत हो गया। और ह्यूमन फिर उन्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई। पहले तो जीनोम साइज हमारा कितना है, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स का है। एवरेज हमारा जीन साइज कितना है, 3000 बेस पेयर्स का है। नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, 30,000 है। लेस देन 2% ऑफ डीएनए, मतलब इतना डीएनए, लेकिन उससे भी सिर्फ 1 या 2% ही डीएनए क्या करता है, प्रोटीन्स को तैयार करता है। 99.9% डीएनए जो है वो आइडेंटिकल है। क्रोमोसोम 1 हैज मैक्सिमम जीन्स एंड क्रोमोसोम Y हैज मिनिमम, ये आपको पूछा जा सकता है। लार्ज पोर्शन इज रिपीटेटिव डीएनए, यानी कि मतलब जो हमें अलग बनाता है, एंड 1.4 मिलियन SNPs आर आइडेंटिफाइड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, 99.9% ऑफ डीएनए बेस पेयर्स सेम होते हैं इंडिविजुअल्स में, सिर्फ जो 0.1 है वो क्या है, अलग अलग है।
तो टोटल बेस पेयर्स ह्यूमन जीनोम में कितने हैं, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स है। वेरिएबल पोर्शन अगर आप इसका ले लोगे तो आप कितना हो जाएगा, 3.3 × 10⁶ बेस पेयर्स का हो जाएगा। यही क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स आर ड्यू टू वेरिएबल डीएनए। ठीक है, कंप्लीट डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पे डिफरेंसेस पे होता है, रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंसेस पे होता है। वो क्या करते हैं, शॉर्ट डीएनए उनके पास होता है, और जो हमारा ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है उससे हम ये लेते हैं, जितना भी बल्क डीएनए है वो मेजर पीक लाता है। अगर आप ऐसे देख सकते हो ना, तो ये जितने भी मेजर पिक्स आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, बल्क डीएनए की वजह से आ रहे हैं। और जितने भी छोटे छोटे आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, रिपीटेटिव डीएनए की वजह से आ रहे हैं। तो जितने ज्यादा स्मॉल पिक्स होंगे उससे हम क्या कह सकते हैं कि उतना डीएनए सेम है, उतना डीएनए अलग है। ठीक है, उसी स्मॉल पिक्स को हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और ये किस पे क्लासीफाई होता है, बेस कंपोजिशन जो सब में अलग अलग है, लेंथ ऑफ रिपीट जो सब में अलग अलग है, और नंबर ऑफ रिपीट्स जो सब में अलग अलग है। ये तीनों भी चीजें हम सब में अलग अलग है। ठीक है, आपका, आपके मम्मी पापा का, आपके बहन भाई का, सबका ये अलग अलग है, इसलिए हमारा डीएनए क्या होता है, एक जैसा होता है लेकिन मैच नहीं करता है। ठीक है, टाइप्स मतलब मैच यानी कि मैच होता है लेकिन आपका डीएनए अलग होता है। ठीक है, पूरा 100% आपके मम्मी पापा या बहन भाई से मैच नहीं होता। तो अब अगर आपको मैचिंग करनी भी है तो ऑब्वियसली आपका और आपके मम्मी पापा का कितना आएगा, 99% मैच होगा, 100% नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि आप दोनों रिलेटेड है। आपका और आपके फर्स्ट कजिन का आप कह सकते हैं कि 80% तक डीएनए मैच होगा, तो आप कह सकते हैं कि हम फर्स्ट कजिन है। अगर आपका आपके बहन भाई का, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेकंड कजिन हो गया, दूर के रिश्तेदार हो गए, ये मतलब कई आपके पापा या चाचा पापा या दादा वो एक साथ रिलेटेड थे, हम कह सकते हैं कि 50-40% सेम आ सकता है। बाकी हमारा डीएनए पूरा डिफरेंट होता है। और कितने टाइप के होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, इतना याद रखना कंपल्सरी है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। कौन से याद रखोगे आप, विच विल डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। रिपीटेटिव डीएनए क्या करता है, प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। फॉर्म्स लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, shows high degree of polymorphism and forms basis of DNA fingerprinting। यूज कहाँ पे होता है, फॉरेंसिक में, पैटर्निटी में, पॉपुलेशन स्टडीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी में। तो टेक्निक आप कौन सी यूज करते हो, किसने डेवलप की थी, एलिस ने की थी। और किस पे बेस्ड होता है, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। जैसे हमको कहा कि रिपीट्स उनका लेंथ हर कह सकते हैं कि हर इंसान में अलग अलग होता है, चाहे रिलेटेड हो चाहे रिलेटेड ना हो। मिनी सैटेलाइट को क्या करते, बिलोंग करते हैं। और नंबर ऑफ रिपीट्स वैरी पर्सन टू पर्सन, कहा कि पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। साइज कितना होता है, 0.1 to 20 के भी होता है। स्टेप्स याद रखने आपने, कैसे कि आपने पहले आइसोलेट किया, ठीक है, उसके बाद उसको क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, जो भी उसके फ्रैगमेंट्स फॉर्म हुए उनको क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फिर हमने उसे क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन करके VNTR प्रोब लगाया, और फिर डिटेक्शन बाय ऑटो रेडियोग्राफी कर लिया। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। मॉलिक्यूलर बेसिस में आपको इतना सब कुछ करना है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया, मैंने बहुत सारी चीजें वो स्किप की हुई है, जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने आप सबको बताया है। और अब इतना भी करके जाओगे तो आपको मार्क्स अच्छे जरूर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।